नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे यूपी और बंगाल की, जहां सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दरअसल यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल से दिल्ली में हैं। आज सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यूपी के लिए काफी अहम मानी जा रही है मुलाकात। करीब 80 मिनट तक चली। 1.5 घंटे तक सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात चली। मुलाकात के बाद सीएम योगी ने ट्वीट किया। योगी ने आत्मीय मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर क्या लिखा, जरा देख लीजिए। योगी ने लिखा, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट और मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने और आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार। मुलाकात के फौरन बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से यह ट्वीट किया गया। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद योगी की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई। माना जा रहा है इस मुलाकात में यूपी के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और राज्य के सियासी हालात पर चर्चा हुई। सीएम योगी की, आपको याद ही होगा, कल गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई थी। आज जेपी नड्डा से मुलाकात, उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कल अमित शाह के साथ जो मुलाकात हुई थी करीब 90 मिनट चली थी। इस पर भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी। योगी आज पीएम मोदी से मिले, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले, कल गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे और साथ ही साथ यूपी में अपने कुछ सहयोगी दलों से भी मुलाकात की थी अमित शाह ने। और जब अनुप्रिया पटेल आई थी तब तो योगी भी वहां मौजूद थे। तो ये 4 तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कल से लेकर आज तक योगी आदित्यनाथ का दिल्ली में क्या कार्यक्रम रहा। ये देखिए, कल अमित शाह से मिले, आज प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद से भी आज उनकी मुलाकात हुई थी। और जो सांसद हैं निषाद पार्टी से, जो बीजेपी सांसद माना जा रहा है राज्य में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार, उसकी चर्चा हुई। ये देखिए, और विभागों और निगमों के खाली पदों पर सहयोगी दलों के नेताओं को भी जगह मिलेगी, यह भी इस बैठक में आज चर्चा हुई है। कल भी बैठक हुई थी गृह मंत्री अमित शाह के साथ, उसमें चर्चा हुई थी। और आज माना जा रहा है प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष के साथ बैठक में फिर से उन मुद्दों पर आखिरी राय बनी है। अब बंगाल पे आ जाते हैं। बंगाल में भी सियासी पारा आज अचानक चढ़ गया। दरअसल बीजेपी के उपाध्यक्ष मुकुल रॉय वापस टीएमसी में शामिल हो गए। मुकुल रॉय 2017 में करीब 4 साल पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए थे। ममता बनर्जी से उनका मतभेद हो गया था। आज उन्होंने घर वापसी की है। मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु रॉय भी टीएमसी में वापस चले गए। मुकुल रॉय ने सीएम ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में एक बार फिर टीएमसी की सदस्यता ले ली। मुकुल रॉय टीएमसी के, आपको याद दिला दें, संस्थापक सदस्य थे। उससे पहले कांग्रेस में भी थे, लेकिन जब टीएमसी बनी थी तब ममता बनर्जी के साथ फाउंडर मेंबर थे। टीएमसी के संस्थापक होने के बाद जब टीएमसी का कांग्रेस से गठबंधन हुआ, टीएमसी यूपीए में शामिल हुई, तब मनमोहन सरकार में वो मंत्री भी बने थे, रेल मंत्री थे। राज्यसभा में टीएमसी के नेता भी रहे। 2017 में मुकुल रॉय ने पाला बदलकर बीजेपी की सदस्यता ली थी। और अब जब टीएमसी फिर से बंगाल चुनाव जीत चुकी है तो मुकुल रॉय वापस टीएमसी में शामिल हो गए। ममता बनर्जी ने कहा वो हमारे घर के बेटे जैसे हैं। थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहा हूं। देखिए कैसे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से गले मिलकर हंस रहे हैं मुकुल रॉय, जैसे घर वापसी हुई है। और ममता बनर्जी भी कह रही है हमारे घर के बेटे की तरह हैं। गले लगाकर उनका स्वागत किया। ममता ने कहा मुकुल रॉय को आज मानसिक शांति मिली होगी क्योंकि वो बीजेपी में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ममता ने यहां तक कहा बीजेपी में लोगों का शोषण होता है और मुकुल की वापसी इसका सबूत है। इस मौके पर मुकुल रॉय ने कहा टीएमसी में वापसी पर उन्हें खुशी है। टीएमसी में शामिल होने के बाद क्या बोले मुकुल रॉय, सुनिए। 2017 में आपने बीजेपी ज्वाइन किया था,
आप ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को पर्सनली अटैक भी करते थे, आपने बहुत कुछ बोला भी है। वहां से आज आप पार्टी बदलकर फिर एक बार यहाँ पे आ रहे हैं, और ये क्या आइडियोलॉजी है? एक बार आप टीएमसी से बीजेपी में गए और बीजेपी से फिर एक बार टीएमसी में आए। हम तो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया है, और अभी बंगाल में जो स्थिति है, ये स्थिति में कोई बीजेपी में रहेगा नहीं। तो बीजेपी के लिए बंगाल में बड़ा झटका। एक तो चुनाव में करारी हार, उसके बाद मुकुल रॉय जो कि बीजेपी का बंगाल में बड़ा चेहरा बन गए थे 4 साल में, अब पार्टी छोड़कर वापस टीएमसी में चले गए। उधर महाराष्ट्र में भी सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। आज मुंबई में एनसीपी के प्रमुख शरद पवार और प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई। सुबह करीब 10:45 पर यह मीटिंग शुरू हुई। प्रशांत किशोर ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद बतौर चुनावी रणनीतिकार काम न करने का ऐलान किया था, आपको याद होगा। ऐसे में आज की 3 घंटे से भी ज्यादा लंबी मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। प्रशांत किशोर, आपको याद होगा, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को चुनाव जिताया। उससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ काम करने की उनकी बात आई थी, और अब देखिए महाराष्ट्र में शरद पवार से मिले हैं। उधर बिहार में भी अचानक सियासी गर्मी बढ़ गई है। देखिए कई राज्य ऐसे हैं जहां पर सियासी गर्मी बहुत तेजी से बढ़ी है। आज लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अचानक जीतन राम मांझी के सरकारी आवास पहुंच गए। दोनों के बीच बंद कमरे में मुलाकात हुई। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का आज जन्मदिन है। सुबह जीतन राम मांझी ने लालू यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। बहरहाल मुलाकात के बाद तेज प्रताप यह कहकर अटकलों को और बढ़ा गए, अगर मांझी आना चाहें तो आरजेडी में स्वागत है। मुलाकात के बाद क्या बोले तेज प्रताप, सुनिए। क्या लगता है मांझी जी का मन डोल रहा है, तो यहाँ दरवाजा खुला, आ जाए मांझी जी। क्या लगता है मांझी जी का मन डोल रहा है, तो यहाँ दरवाजा खुला, आ जाए मांझी जी। उधर कांग्रेस नेता सचिन पायलट बीजेपी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये अटकलें भी आप जानते हैं। जब से जितिन प्रसाद बीजेपी में गए हैं फिर से मजबूत हो गई है, लेकिन आज सचिन पायलट ने इन अटकलों को खारिज कर दिया। सचिन पायलट बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी से बातचीत की खबरों को नकार रहे थे। उन्होंने कहा रीता जोशी से मेरी कोई बात नहीं हुई है। ऐसी चर्चा थी, क्या रीता बहुगुणा जोशी से उनकी बात हुई है? दरअसल रीता बहुगुणा जोशी की तरफ से उनके हवाले से यह कहा जा रहा था कि सचिन पायलट से उनकी मुलाकात हुई है। पायलट ने तंज कसते हुए कहा शायद सचिन तेंदुलकर से उन्होंने बात की होगी, सचिन पायलट से नहीं हुई। दरअसल रीता बहुगुणा जोशी ने कह दिया था कि बीजेपी में शामिल होने को लेकर उन्होंने सचिन पायलट से बात की थी। सचिन इस पर क्या बोले, सुनिए। कंफर्टेबल नहीं है कांग्रेस में, आप आ सकते हैं बीजेपी। मैंने भी सुना रीता बहुगुणा जोशी ने जो कहा कि सचिन से बात करी है, हो सकता है उन्होंने सचिन तेंदुलकर से बात करी हो, मेरे से बात करने की हिम्मत नहीं है। यानी देश भर में सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल बड़ा सीधा है, मोदी योगी के मंथन से क्या निकला? बड़ा सीधा सवाल, क्योंकि आज प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ की 1.5 घंटे के करीब मीटिंग हुई है। और दूसरा, मुकुल रॉय का बीजेपी से मोह भंग क्यों हुआ, यह भी आज का एक बड़ा सवाल है, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले बीजेपी छोड़कर टीएमसी में वापस चले गए मुकुल रॉय। राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। आज मेरे साथ बीजेपी से आरपी सिंह आ गए हैं। कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र राजपूत आपको दिखाई दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सुरेंद्र जी, आज मुझे पता है क्यों मुस्कुरा रहे हैं, अभी आ रहा हूं, एक सेकंड। शुभंकर भट्टाचार्य टीएमसी की तरफ से बोलेंगे, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से, और AK वाजपेयी आ गए हैं एलजेपी से। मुझे पता है सुरेंद्र राजपूत आप क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले बीजेपी ने जितिन प्रसाद को तोड़ा। आज आपको लग रहा है जैसे को तैसा हो गया, जैसे बीजेपी ने जितिन प्रसाद को पोच किया, आज टीएमसी ने मुकुल रॉय को। हिसाब बराबर, क्यों? सही कह रहा हूं मैं सुरेंद्र राजपूत? बिल्कुल बात ये नहीं है मानक जी। मैं मुस्कुरा तो आपके एक सौम्य चेहरे को और आरपी भाई के चेहरे को देख करके रहा हूं। अभी वाजपेयी जी भी दिख गए, अनुराग भाई भी दिख गए, और टीएमसी के जो हमारे नेता ये भी दिख गए। आपने जो आज एक सुबह ट्वीट किया था ना कि सोशल मीडिया पे न्यूज 24 इस वक्त सबसे ऊपर है, तो मैं जानता हूं सोशल मीडिया के न्यूज 24 के हेड आप हैं, तो मुझे यह था कि मैंने कहा आज बधाई दूंगा टेलीफोन करके, आप सामने दिख गए तो मुस्कुराहट आ गई। और आरपी भाई को देख करके तो कौन नहीं मुस्कुराएगा, कि आपके सामने की बात है, अच्छे लोगों को देख करके हंसी तो आती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब एक चीज देखिए ना, मेरा कोटि कोटि नमन सुरेंद्र राजपूत को। सर
भाई हमारे आज डिबेट मुश्किल हो जाएगी मानक। नहीं नहीं, अभी आ रहा हूं आरपी सिंह जी, डिबेट कतई अपने मुश्किल दर्शकों नहीं को है। निराश नहीं करूंगा। आज तो मौका है आपको घेरने का, बिल्कुल घेरूंगा आज। ना 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 ना, आज डिबेट मुश्किल होगी। और दूसरा, बधाई तो मुझसे भी ले लो, मैंने ईमानदारी से आपको सचमुच बधाई। 2.5 करोड़ आपके व्यूअर्स हो गए हैं यूट्यूब पे, सबसे नंबर 1 पे आप हो गए हैं, इस बात की बधाई तो आप हमसे भी ले लो। मुझे ये जानकारी नहीं थी कि यूट्यूब का मामला, आप सोशल मीडिया का मामला आप देखते हैं, आपको विशेष कर बधाई। वो मुझे भी लिंक देखने को मिला, आप नंबर 1 पे हो गए हैं, आपको सचमुच बधाई। और हमको भी बधाई कि हमारे कारण से आपकी व्यूअरशिप बढ़ती है। अरे बिल्कुल, आपका रोल है, आपको कैसे छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। दरअसल यूट्यूब पर मई का महीना जो कि इतना मुश्किल था देश के लिए, आरपी सिंह जी, अपने दर्शकों को भी बता दूं, उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं मैं। यूट्यूब पर मई के महीने में 1 मई से 31 मई तक देश का नंबर 1 चैनल बना है न्यूज 24। सबसे ज्यादा व्यूज, क्योंकि YouTube में, टेलीविजन में टीआरपी होती है, रेटिंग पॉइंट्स होते हैं, वो अलग है, जो काफी टाइम से बंद है, लेकिन YouTube पर हमारे 250 मिलियन 25 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं, बाकी सारे चैनल से ज्यादा। हमने बड़े बड़े चैनल्स को पीछे छोड़ दिया है। और जाहिर है देश के लिए बड़ा मुश्किल का समय था, उसमें हम भी बीमार पड़े मई के महीने में। सब लोग, हमारे चैनल में बहुत सारे कंपनी में लोग बीमार थे, लेकिन फिर भी हम लगे रहे, पत्रकारिता का धर्म निभाते रहे, और बहुत प्यार मिला दर्शकों का मई के महीने में, जिसकी बदौलत हम नंबर 1 हुए हैं। और ये हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि हम दर्शकों को और आप सबको धन्यवाद भी कर सकें, क्योंकि सबका योगदान है इसमें। अब आइए सुरेंद्र राजपूत, और बताइए असल वजह आपकी मुस्कुराहट की। मुझे पता है कहीं ना कहीं आज आपके जख्म पर मरहम तो लगी होगी कि जितिन प्रसाद जो जख्म दे गए, अब देखिए बीजेपी के साथ बिल्कुल वही हुआ है। देखिए, हमारे जख्म गहरे नहीं है, जख्म गहरे भारतीय जनता पार्टी के हैं, और वो आपको 2-3 दिन में दिखाई दे जाएंगे, जब मुकुल राय अब दोबारा से शारदा के, नारदा के दागी हो जाएंगे, दोबारा से उनके यहाँ सीबीआई की रेड पड़ जाएगी, ईडी की रेड भी पड़ेगी, और इनकम टैक्स की रेड भी पड़ेगी। देखिएगा अभी इस चीज को। अभी जब जो है, जैसे सत्ताजीवी हो गए थे तमाम लोग, चाहे हमारे यहाँ से हो, हर जगह से हो, लेकिन एक चीज तो क्लियर हो गई कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग अपहरण करते हैं, और जहां सत्ता नहीं मिलती है वहां लोगों को छोड़ देते हैं। आपके सामने है, जितिन प्रसाद जी को इन लोगों ने लिया, हम बिल्कुल मानते हैं हमारे महत्वपूर्ण नेता थे, लेकिन जितिन प्रसाद जी को अब देंगे क्या, ये देखने की बात है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स तो इस वक्त सैंडविच पॉलिटिक्स हो गई है मानक भाई। सैंडविच कैसे हुई? अमित शाह जी कैसे, जब कल योगी जी मिलने गए तो उससे पहले उन्होंने निषाद जी को बुला लिया, और उसके बाद अनुप्रिया पटेल जी को बुला लिया, योगी जी को बीच में दबा दिया उन्होंने सैंडविच के बैटर की तरीके से। अब आज योगी जी को आत्मीय ज्ञान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया। अब आत्मीय ज्ञान क्या है वो आपके सामने होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार है या वानप्रस्थ की ओर है, ये भी देखने की बात है। वो कहीं ना कहीं जितिन जी को सेट करेंगे, नया मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाएंगे, या लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को बनाएंगे, चलम मणि को बनाएंगे, या ब्रजेश पाठक जी को बनाएंगे, या नवागंतुक जो है क्या नाम हमारे जितिन जी को बनाएंगे। ये देखने की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भी देखने की बात है, आरपी सिंह जी को इन सब बातों का भी जवाब देना होगा कि अरे भाई, मुख्यमंत्री अगर आप लोगों ने तय कर लिया हो, आगे के चुनाव की आपने 300, 500, 900 सीटें तय कर ली हो, तो जनता के मुद्दों को आप कब एड्रेस करेंगे? बेरोजगारी को कब एड्रेस करेंगे? महिलाओं के प्रति अपराधों को कब एड्रेस करेंगे? आरपी सिंह जी पहले तो ये बताइए, को कब एड्रेस करेंगे? ओके, आरपी सिंह जी पहले तो ये बताइए, कितना बड़ा झटका है ये झटका नहीं है। मुकुल रॉय अचानक कुछ ही घंटों में, 2-3 घंटों में ही एक लाइटवेट नेता हो गए। आरपी सिंह जी देखिए मुकुल रॉय एक बड़े कद के नेता थे बंगाल में, उसमें कोई शक नहीं। उनके जाने से हमको नुकसान होगा। मैं इसमें कोई ये नहीं कह रहा इनकी तरह कि जितेंद्र प्रसाद की तरह कूड़े की टोकरी में फेंक दो, हमने कूड़े की टोकरी में फेंक दिया। इनके मध्य प्रदेश की पार्टी ने ट्वीट भी किया था जितेंद्र प्रसाद को लेकर, हम नहीं कह रहे बात। परंतु एक बात आज आपने अगर ध्यान से सुना हो, मुकुल रॉय ने क्या कहा, आपने अगर वो शब्द सुने हो मुकुल रॉय के, जब उन्होंने कहा कि क्या स्थिति है वहाँ पर, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की स्थिति है वहाँ बंगाल में भाजपा के नेता रह नहीं पाएंगे। ये आप कृपा करके वो रिवाइंड कर लीजिए, सुन लीजिएगा, एग्जैक्ट वर्ड है, बीजेपी में कोई रह नहीं पाएगा। आज हमारे चुनाव के बाद 37 कार्यकर्ता नेताओं की हत्या हो गई है बंगाल में।
गांव के अरे गांव नहीं खाली नहीं, करा आप दिए गए हैं, मिसइंटरप्रेट कर रहे हैं। क्योंकि वो नहीं नहीं नहीं, भाजपा आरपी सिंह जी, से- आप उसका मैं- गलत मतलब निकाल रहे हैं। मैं अब उन्होंने ये नहीं कहा आपका- कि हम मानक क्योंकि जी, टीएमसी आप अपनी रहने नहीं बात- देगी इसलिए मैं टीएमसी में जा रहा हूं, ये नहीं कहा उन्होंने। ये नहीं कहा उन्होंने, कहा बीजेपी में रहना आपका- मुश्किल है। आप इसका जरा मतलब उन्होंने repeat ये कर कहा कि लीजिए, मैं- बीजेपी में नहीं रहा जा सकता। अरे अच्छा चलिए, ये आपका इंटरप्रिटेशन है ना, ये आपका इंटरप्रिटेशन है। मुकुल रॉय का इंटरव्यू पर्सनल कर लीजिएगा कभी, तो पता लग जाएगा। आपका इंटरप्रिटेशन है। हमारे 37 कार्यकर्ता वहाँ पर मारे गए पिछले चुनाव जीतने के, चुनाव के रिजल्ट आने के बाद। 37 कार्यकर्ता, महिलाओं के साथ रेप किया गया, महिलाओं के साथ एक नहीं, एक महिला के साथ कई लोगों ने रेप किया। गांव के गांव इसलिए खाली करा दी कि भाजपा को वोट दिया, और वो गांव आज गांव के लोग असम में जाकर बस गए, वहाँ जाकर उन्होंने शरण ली है। तो वहां पर दिख रहा है कि किस प्रकार का माहौल है। ये तो कोई आपसे छुपा नहीं। लेकिन आपने भी आपकी अपने पार्टी टीवी पे की तो कवर वहां किया पर किस ऐसा प्रकार लग का रहा है माहौल हालत पहले से और बदतर हो गई। चुनाव बुरी तरह से आप हारे, उसके बाद खबर आई कि 33 एमएलए आपके टीएमसी से संपर्क में हैं, जो टीएमसी से आए थे वापस जाना चाहते हैं। और शुरुआत हो गई मुकुल रॉय से, जो कि आपकी पार्टी का बड़ा चेहरा थे, मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो जाते वो अगर आपकी पार्टी जीत जाती तो। अगर बताइए, इतना बड़ा चेहरा ही वापस चला गया तो इसका मतलब बंगाल में आपकी पार्टी का क्या हाल हो रहा है? आरपी सिंह जी। मानक धन्यवाद। हम बुरी तरह हारे, ये आपका आकलन है। हम 3 से 70 हुए, 3 to 77। आपका आकलन है कि हम बुरी तरह हारे। आप बताइए वहाँ पर कांग्रेस कहाँ है, लेफ्ट पार्टी कहाँ है? कांग्रेस पार्टी का नाम लेवा बता दीजिए ना, कौन है वहाँ पर? कोई एक एमएलए बता दीजिए क्या है अभी वहाँ पर स्थिति क्या है कांग्रेस की, वो आपको जानकारी में? हम तो आज हम ही ऑपोजिशन पार्टी हैं, हम ही वहाँ पर मेन फ्रेम में पार्टी हैं। तो हम तो वहाँ पे कहीं नहीं थे ना आज से 5 साल पहले। 5 साल बाद हम मेन ऑपोजिशन ऐसा लग रहा है टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने तो ऐसा लगता है मन बना लिया है आपको 5 साल वाली पुरानी स्थिति में पहुंचाना है। इसीलिए तो देख लीजिए, मैं बता रहा हूं 33 एमएलए खबर आ रही है बीजेपी के टीएमसी से संपर्क में है, और मुकुल रॉय से शुरुआत हो गई। मानक ये आपकी मन की बात होगी कि वहां पर बीजेपी वापस 3 पे चले जाए, आपके मन की बात होगी? नहीं, मेरे मन की बात नहीं है। मुझे क्या फर्क पड़ेगा बताइए आरपी सिंह जी, आप 5 साल पहले वाली पोजीशन में जाएं या 5 साल आगे जाएं, आप, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो ये कह रहा हूं, खबरें आई थी 33 एमएलए आपके टीएमसी से संपर्क में, जो आए थे टीएमसी से, वापस जाना चाहते हैं वो, और मुकुल रॉय से शुरुआत भी हो गई। मैं कह रहा हूं मैं कहता हूं मैं पहले पूरी बात कर लूं अपनी। अगर आप अगर मुझे को पूरी बात करने तो आपकी सारी बातों को उत्तर दे दूंगा। आप बोलिए। मानक, आपकी खबर में 33 हो, 70 के 70 हो, हम वापस 3 पे आ जाएं, परंतु आज वहां पर जो स्थिति है आप उसके बारे में चर्चा नहीं करें ना। किस प्रकार से वहां पर राजनीतिक मर्डर हो रहे हैं, किस प्रकार से राजनीतिक हत्याएं की जा रही हैं, इसमें तो कुछ छुपा नहीं। किस प्रकार से आगजनी की जा रही है, किस प्रकार से हमारे कार्यालय जलाए जा रहे हैं। ऐसा लोकतंत्र में होता है क्या कभी? तो ये लेकिन आरपी सिंह जी, हो रहा है, आरपी सिंह जी, उसी के अच्छा दो चीजें कह दूं। एक, जो वहां पर हिंसा हुई ना, और जो भी हुआ उसका हमने लगातार उस पर कवर भी किया, उस पर आवाज भी उठाई, चर्चा भी की। दूसरी बात, ऐसे कैसे नेता हैं आपके? धन्यवाद आपका। ऐसे कैसे नेता हैं आरपी सिंह जी, जो अगर हिंसा हो रही है तो छोड़ के चल दिए दूसरी पार्टी में, जो हिंसा कर रही है उसी में शामिल हो गए? ये कैसी बात हुई है आरपी सिंह जी? मैं एक मिनट कुछ लोगों को अपनी जान विचारधारा से ज्यादा प्यारी होती है। मैं देखिए कैसे सर, आप देखिए, अब ये तो अच्छी बात नहीं है मानक, मैं टोकता नहीं किसी को, मैं बोलने बोलिए लगेगा। आज आपका अच्छा शो है, तो मानक इशू है कि जान, किसी को विचारधारा से जान ज्यादा प्यारी है। अब उन्होंने कहा कि वहाँ पे स्थिति क्या है, उन्होंने बताई अभी आज उन्होंने, आपको नहीं लग रही, मैं तो उसको इसेंशियल रीड करूँ, सरेआम कह रहे हैं कि पता नहीं कितने लोग रह पाएंगे वहाँ पर, क्योंकि स्थिति वहाँ पर है। वहाँ पर धमकाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, घेराबंदी की जा रही है घरों पे, और ये यहाँ पे नहीं, ये देश के कुछ और राज्यों में भी ऐसा किया जा रहा है। वहां पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ये पंजाब में भी कुछ हद तक किया जा रहा है कि वहां पर शुभंकर भट्टाचार्य को रोका जा रहा है। डरा के शुभंकर भट्टाचार्य पार्टी को तोड़ रहे हैं, बीजेपी को, और मुकुल रॉय को डरा के ले गए आप, अपनी जान बचा के आए हैं वो आपकी पार्टी में। बोलिए मानक जी, ये हम लोग का साहस कहाँ, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी से लड़ाई, प्रधानमंत्री से लड़ाई करें। माफ करिएगा, कभी कभी ना मैं रूप पर थोड़ा बहक जाता हूँ, दस से तो निकल जाता है बात आगे मुंह पे। और रही बात मुंह पे आ जाती है, बैक नहीं जाते हैं, असली बात मुंह पे आ जाती है। काट रहे हैं, आपको बुरा लग रहा था जब आपको कोई टोक रहा था, बोलिए हमारे यहाँ से असली बात मुंह पे, मैं कुछ टिप्पणी है।
हाँ। मानक जी कहिए तो रूलिंग पार्टी को पूरी जगह दे, तुम अपनी बात पूरी कर ले तो हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, देखिए, हमें खुशी है कि हमने एक वॉशिंग मशीन से अपना सामान वापस पाया। हमने धुलने के लिए वहां पे ऐसा लग रहा है कि धुलने के लिए सामान भेजा तो धुल के वापस आ गए। बीजेपी ने बहुत अच्छी लॉन्ड्री खोल रखी, तो अब तो कंप्लेंट होनी नहीं चाहिए साहब। अब किस बात की कंप्लेंट रह गई? अब किस बात की कंप्लेंट? वो ये कह रहे, वो कह रहे, वो कुछ नहीं कह रहे साहब। वो हमारे पार्टी में बहुत खुशी के साथ स्वागत किए गए और वो बड़े खुशी खुशी शामिल हुए। और चमकदार देखिए कपड़े पहन के आए हैं, बिल्कुल एकदम चमकता हुआ है। देखिए एकदम उनका शॉल देख के आप बिल्कुल आंखें चौधिया जाएंगे। तो ये सब जो है बीजेपी के, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आरपी सिंह जी और उनके पार्टी, क्योंकि जो जो नेता वहां से आ रहे हैं सब धुल के आ रहे हैं, बिल्कुल साफ सुथरे। अब तो कोई कीचड़ उछाल नहीं सकता, अब ये कहा नहीं जा सकता, कोई सादा नारदा कुछ नहीं आ सकता बीच में। अब आप बात करेंगे, अभी कह रहे थे कि बंगाल में जो है राजनीतिक हत्या। मजे की बात यह है मानक जी, लगातार आंकड़े कम होते जा रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले जो है, मैं जब डिबेट में होता था तो मैं 100 के ऊपर के आंकड़े सुनता था। धीमे धीमे आरपी सिंह जी की मैं बहुत बड़प्पन है कि वो 35 तक आंकड़े ले आए। तो ये जो मतलब जो धीमे सारी जो चीजें जो आंकड़े जा रहे हैं ना, ये आगे तक चलता चला जाएगा, या देखिएगा। और बड़ी खुशी की बात है, मैं और भी आगे बता दूं, 33 में से और जो नेता वापस, अरे आपके यहाँ से महिला नेता बोलने लगी हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया। तो महिला तो सबसे ज्यादा पार्टी में से है। सोचिए किस पार्टी में से होंगे जहां पे भाई एक एक बाबा जी जो है जेल में बैठे पड़े हुए हैं और उनको जो है छुड़ाने की व्यवस्था की जा रही है। रेप केसेस में लोग फंसे हुए मिलते हैं। तो ये उस पार्टी के नेता के बारे में बात हो रही है, वहां पे महिलाएं सुरक्षित नहीं, यहाँ पे नहीं। तो ये जो रेप की बात होती है, खून खराबे की बात होती है, कृपया ना कहें, एक बार यूपी घूम जाए साहब, शर्म लग जाएगी आपको। और इसीलिए यूपी का माहौल भी बदलने वाला है। आरपी सिंह जी थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि टीएमसी यूपी में पांव रख चुकी है और आने वाले इलेक्शन में वहां भी आप देखेंगे कि दीदी की लहर उधर भी पहुंच रही है, जाने रही है। ठीक है ना? अच्छा, अब आपने बड़ी चतुराई से आपने मेरे सवाल को टाल दिया। अच्छा लगा, मेरे सवाल को टाल दिया। स्वागत है आपका। यूपी पे आ रहा हूँ, वो सवाल का जवाब दो। 37 कार्यकर्ता जो जिनकी हत्या की हमारी। अरे आरपी सिंह जी, आप लोग हत्याओं के विषय में ना बोले, हाथ जोड़ रहा हूँ, हत्याओं के विषय में ना बोले। कौन लोग बैठे हैं? कहानी शुरू कौन लोग जाकर बसे हैं वहां पर? बंगाल के कहाँ के कौन से गांव के लोग डुबरी भेजे आपने? बंगाल आपको बहुत हल्का नजर आएगा साहब, ऐसा मत बोलिए। अच्छा, लेकिन शुभंकर, आप जो कह रहे थे, शुभंकर एक सेकंड, शुभंकर मैं मानता हूं बहुत बड़ा नाम, बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट, 4 साल बाद वापस टीएमसी में आ गए, मान लिया मैंने। लेकिन जो आपने कहा ना वॉशिंग मशीन से धुल के आ गए, अरे भाई अब पलट के, वो ठीक है आपने तंज कस लिया, बीजेपी पर कस लिया, लेकिन मैं तो आपसे सवाल अब भी पूछूंगा, जनता पूछेगी। दोनों स्कैम्स में, दोनों नारदा स्टिंग में भी और शारदा स्कैम में भी मुकुल रॉय का नाम है। आप बार बार पूछते थे कि हमारे नेताओं पे कार्रवाई की, इन पे क्यों नहीं की। अब आपने उनको ही अपनी पार्टी में ले लिया। अब आप क्या कहेंगे? आप पर भी तो वही सवाल आएंगे। अरे तो साहब, मैं अभी भी तो कह रहा हूँ, करिए ना। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर मुकुल रॉय जी के ऊपर ये है तो आप इंक्वायरी बैठे ना, फिर तो शुरू हो सकता है ना। तो सवाल यही है कि पिछले 5 साल में ये धुले हुए थे, इन्होंने तो खुद ही क्लीन चिट दिया ना। तो अब किस बात की शिकायत है ना? अब किस बात की शिकायत है, नहीं तो जानना चाहता हूँ। तो आपने जब खुद डिक्लेयर कर दिया, सर्टिफिकेट लेके लौटे साहब, वो सर्टिफिकेट लेके लौटे। अब तो सर्टिफिकेट लेके लौटे। शुभंकर, वो बीजेपी का सर्टिफिकेट हो सकता है, वो जनता का सर्टिफिकेट नहीं है। मैं मानता हूं कि वो एमएलए बन के आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो आरोप लगे थे वो खारिज हो गए। मैं ये पूछ रहा हूं शुभंकर, ऐसा लगता है टीएमसी ने, आपकी पार्टी ने बंगाल में मन बना लिया है कि बीजेपी को तहस नहस करना है, बर्बाद करना है, तबाह करना है, नेस्तनाबूद करना है, किसी भी तरह से करना है, तोड़ लो। उसके बाद बाकी एमएलए जो गए टीएमसी वाले, उनको भी डरा धमका कर ले आओ या किसी भी तरह से ले आओ, बस बीजेपी को खत्म करना है। अच्छा माने की एक बात बताइए, ये डायलॉग आपने पहले कहां सुना था कि मुझसे जो इतने नेता टच में बने हुए हैं, इतने नेता लोग मुझे से टच में बने, ये सब बातें आपने कहां सुनी थी? आपको याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? पिछले वर्ष जो है जब प्रधानमंत्री जी बंगाल पहुंचते थे और कहते थे इस बात को, हमारे साथ 70 से ऊपर तृणमूल के नेता हमारे साथ संपर्क में बने हुए हैं, कहा जाता था? नहीं कहा जाता। जब ओके ऑल राइट, अनुराग भदौरिया, ओके जब वहां पे इलेक्शन शुरू हुई तो क्या ओके अनुराग भदौरिया नहीं बोला था कि दीदी अकेली रह जाएंगी? बोला था, नहीं बोला था? वो कौन? ओके अनुराग, ये मोदी जी और योगी की मीटिंग आज 1.5 घंटे चली है। आप जो बार बार तंज कस रहे थे कि खटपट है,
चेहरा बदलेगा, बीजेपी में हलचल है, ऐसा लग रहा है सब ठीक ठाक है, चुनाव की तैयारी जोरों पर है। अनुराग, देखिए सबसे पहले तो आपको 250 मिलियन व्यूअर की आपको बहुत बहुत बधाई, और ऐसे ही आप अच्छा काम करते रहिए। हम लोग आपके चैनल पे आके जोरदार अपनी बहस करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात जो आपने बताई, 1.5 घंटा 2 घंटा मीटिंग कब होती है? जब पता है आपको, जब मान मनोबल होता है, जब वहाँ पे बंदर बाट होता है, तब मीटिंगें ज्यादा लंबी लंबी चलती हैं। प्रधानमंत्री जी से 1.5 घंटा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से 2 घंटे, और उसके पहले गृह मंत्री से करीब 1.5 घंटे। इतनी लंबी लंबी बातें तभी होती ना जब मान मनोबल या बंदर बाट, लेकिन उसमें आपस में किसको क्या मिल जाए। इससे उत्तर प्रदेश की बीजेपी, दिल्ली की बीजेपी, 2 बीजेपी हो गई है, दोनों की बीजेपी में खाई है। दोनों बीजेपी आपस में जब तक शेयरिंग की बात नहीं करेगी, जब तक आपस में कहते हैं ना वो बंदर बाट नहीं करेगी, कहेगी हम तुम ये ले लो, हमने देख कुछ हमने नेता यहाँ पे पैदा कर लिए हैं केंद्र में, इनको हम आपके ऊपर थोपना चाहते हैं, आप इनको कैसे लोगे? तो वो कह रहे होंगे कि पहले से हमारे उत्तर प्रदेश की बीजेपी में कुछ नेता हैं, उनको हम नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं। फिर ये कह रहे होंगे नहीं तुमको करना पड़ेगा, अगर आपको ये सब करना है तो ये हम यहाँ से जो आपके ऊपर थोप रहे हो। लेकिन दिक्कत ये है कि उसके बीच में उत्तर प्रदेश की जनता कहाँ है? उत्तर प्रदेश की जनता के लिए तो 2-2 घंटे मीटिंग नहीं हुई प्रधानमंत्री जी से या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से या यहाँ पे जो उनके प्रभारी वगैरह आए। वो तो जनता जब इतनी कोरोना में, बेरोजगारी में, महंगाई में कढ़ा रही है, इसके लिए तो कभी इन्होंने इतनी चिंता व्यक्त नहीं की। सत्ता के लिए इतनी चिंता है, जनता के लिए चिंता नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए चिंता की बात हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ये जोक पार्टी बन के रहेगी। इसलिए बोलते हैं बीजेपी भारतीय जोक पार्टी। ये भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते, सारे भ्रष्टाचारी अपने पास ले आए। ये कहते थे हम आएंगे, महंगाई कम करेंगे तो पेट्रोल यहाँ धनाधन। ऐसा लगता है आपकी उम्मीदों पर पानी फिर गया अनुराग। और सरसों सुनिए ना अनुराग, ऐसा लग रहा है आपकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। आप उम्मीद लगाए बैठे थे कुछ झगड़ा होगा, बढ़ेगा, सहयोगी छोड़ेंगे, योगी जी को बदलेंगे, प्रदेश अध्यक्ष बदलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मुझे 1 मिनट थोड़ा अनइंटरप्ट दे देते तो क्या हो जाता है इतना। बोलिए। हमने देखा पेट्रोल धनाधन 102 पे नॉट आउट है। सोचिए आप, सरसों के तेल ने अभी डबल सेंचुरी पार कर ली और कई चीजें अभी सेंचुरी लगा के डबल सेंचुरी के लिए लाइन में लगी हुई है। इसके बारे में तो कभी इतनी मीटिंग नहीं हुई। बेरोजगारी की बात करते थे, आएंगे रोजगार देंगे तो नहीं दिया। कोरोना से लोगों की मौतें हुई और तमाम की बातें हुई, कुछ नहीं किया इन्होंने। ये वो लोग हैं। और जो वंशवाद की बात करते थे, सारे वंशवादी पार्टी तो अपने में लेके आ रहे हैं। आरपी सिंह साहब, सारे राजा महाराजा तो आप अपनी पार्टी में लेके आ रहे हैं। जो बड़ा बड़ा वंशवाद 3-3 4-4 पीढ़ी से जो नेता चले आ रहे हैं, वो तो आप अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हो। किस गरीब नेता को आपने लिया, अपने कार्यकर्ता को लिया अपने साथ? आप तो वहाँ दिल्ली के आलीशान आपका जो ऑफिस है, आलीशान लोगों को बुलाते हो, वहीं पे वहाँ ज्वाइनिंग होती हो। तो उत्तर प्रदेश में भी ज्वाइनिंग नहीं करते। उत्तर प्रदेश में ज्वाइनिंग में भी उनको शर्म आती है। वो ज्वाइनिंग भी दिल्ली में करते हैं, राजनीति उत्तर प्रदेश में करेंगे, ज्वाइनिंग दिल्ली में करेंगे। समाजवादी पार्टी है जो रहती भी है गाँव में है, सब कुछ उनका कार्यकर्ता भी गांव में रहते हैं, पार्टी भी गांव में रहती है, जनता के साथ रहती है, जनता की मदद के रहती है। हम रात दिन उनकी सेवा में रहते हैं और आप लड़ाई झगड़ा करते रहो भैया कि ये मेरा है, ये तुम्हारा, ये डिप्टी सीएम, ये सीएम, ये फलाना, ये ढिमका। करो बंदर बाट। लेकिन जनता ने तय कर लिया है प्रभु, जनता ने तय कर लिया। जनता को तो नहीं खरीद पाओगे ना। जनता आप लीडर खरीद लोगे, क्योंकि आपके पास नेताओं का टोटा हो गया, नेता आपके पास बचे नहीं है जमीनी, तो आप लीडर लाओगे, लेकिन जनता कहां से लाओगे? जनता ने तो तय कर लिया। ओके, ऑल राइट, ओके। वाजपेयी जी 2022 में हराएगी आप। वाजपेयी जी पहले जरा टीएमसी ने आज जो झटका दिया बीजेपी को, उस पर बोलिएगा। आपको भी लगता है ना, मुकुल रॉय एक बड़ा चेहरा थे, बीजेपी के उपाध्यक्ष थे, वाइस प्रेसिडेंट, और बंगाल में बड़ा चेहरा, देखिए चुनाव होते ही वापस चले गए। देखिए मानक जी, पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई। और सुबह आपका मैसेज मिला था, मैंने तब भी बधाई दी। पूरी टीम को दिल से बधाई। दूसरी बात यह है कि देखिए बीजेपी का इसमें दोष नहीं है। आप देखिए कितने कैलकुलेटिव तरीके से प्रणव राय आए, क्योंकि सीबीआई करप्ट केस में उनका नाम आया था, तो वो बचने के लिए प्रयास उन्होंने किया कि इस शेल्टर पे आ जाते हैं। अच्छा, अब जब चार्जशीट फाइल हो गई पिछले महीने, तो वो अपना उनको लगा कि अब तो मामला खत्म हो गया। अरे वाह, वापस चले गए। अरे सुनो बहुत बढ़िया। इसके मतलब बीजेपी ये धंधा करती है क्या? आप वकील बहुत अच्छे हो, नरेंद्र मोदी को पूरी बात कर लें। हाँ वाजपेयी जी बोलिए। इनकी बात का जवाब दे दूं। मतलब इसके मतलब आपने धंधा ये खोल रखा, दुकान खोल रखी है। आगे वन बाय वन वाजपेयी जी का नंबर है, उनको बोलने दीजिए। वाजपेयी जी, सिर्फ वाजपेयी जी बोलेंगे। बोलिए वाजपेयी। लेकिन ये भूल गए
कि एडिशनल चार्जशीट फाइल होती है, एविडेंस अवेलेबल है और स्पीकर के साथ उनका परमिशन की पेंडिंग है, ये भूल गए वो। तो देखिए ये अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आए थे और अब दोबारा व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए चले गए, क्योंकि ममता क्या मैसेज दे रही है? ममता तो बनर्जी तो ये मैसेज दे रही है ना कि हम तो पूरे देश में घूमेंगे और प्रधानमंत्री से चुनाव लड़ेंगे, बकायदा टक्कर लेंगे। ये उस प्लानिंग का हिस्सा है और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो आए थे और अब दोबारा स्वार्थ सिद्धि के लिए चले गए। देखिए ये उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता है। अरे भाई चले भी गए वाजपेयी जी, तब भी झटका तो है ना बीजेपी के लिए, मैं तो ये पूछ रहा हूं। नहीं बीजेपी, अरे यार बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ये तो सबको मालूम है। वो तो कैडर बेस्ड पार्टी है, उनके पास कोई आए कोई जाए उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? जो उनका परमानेंट स्ट्रक्चर है उस पे वो पार्टी चलती है, उस पे विचारों पे पार्टी चलती है। वो तो अपने विचारों से नहीं डगमगाए। लोगों ने कितना अटैक शुरू किया 2014 के, लेकिन जो उनका विचार है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, उस पर अडिग है वो। अगर किसी को जतिन प्रसाद कल आए, उन्होंने बाकायदा मेंबरशिप ली और बाकायदा उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी की नीतियों से सहमत हूं और प्रधानमंत्री से व्यक्तित्व से बाकायदा प्रभावित हूं कि राष्ट्र निर्माण में ऐसा ही व्यक्ति चाहिए क्षमता। ये बड़ा कन्वीनियंट होता है वाजपेयी जी, है ना, कि दूसरी पार्टी छोड़ के कोई बीजेपी एनडीए में आए तो देखिए वो प्रधानमंत्री से और हमारी पार्टी से, हमारी विचारधारा से, नीतियों से प्रभावित होकर आया है, और छोड़ के कोई चला जाए तो वो देखिए अपने निजी स्वार्थ के लिए चला गया। मानक जी, मैंने पहले कहा कि व्यक्तिगत स्वार्थ से लोग आते हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ से लोग जाते हैं, लेकिन पार्टियां वहीं खड़ी रहती हैं। और अगर व्यक्तिगत स्वार्थ होने के बावजूद अगर वो कार्यकर्ता सही है और समाज सेवा के लिए जुड़ेगा और पार्टी की नीतियों को आगे करेगा तो पार्टी में रहेगा, नहीं कैसे रहेगा? देखिए ये फैक्ट को मानना पड़ेगा। ये सब पार्टियों के साथ है। ये क्या समाजवादी के अनुराग भदौरिया बैठे इनके साथ नहीं है? कितने लोग आए, इनके अपने परिवार के लोग इनके साथ नहीं है। नहीं, मैं भी तो बिल्कुल वही बात कह रहा हूं वाजपेयी जी। ना एक सेकंड रुकिएगा, मैं भी वही बात कह रहा हूं। जब बाकी पार्टियों से बीजेपी में लोग जाते हैं तो आप लोग कहते हैं देखिए हवा का रुख, देखिए हवा का रुख, हर कोई बीजेपी की तरफ जा रहा है। अब वही वाला जो सिद्धांत है आपका हवा की रुख वाला, वो लागू करिए ना इस पर। मुकुल रॉय अगर बंगाल में बीजेपी छोड़ टीएमसी जा रहे हैं, अरे तो मानिए ना हवा का रुख उधर है। तो नहीं रुख नहीं है, काय का रुख होगा? एक बात अच्छा सुनिए, आज मीटिंग हुई ना शरद पवार और प्रशांत किशोर की। एक सेकेंड, शरद पवार की और प्रशांत किशोर की आज मीटिंग बताइए, छोड़िए आप, ये धुर खड़े हो जाएंगे। वैज्ञानिक है, प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट कौन बनेगा, कौन चुनाव लड़ेगा, उसके लिए अभी से लड़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बार, अरे सुनो ना यार, तुमसे नहीं बात, लेकिन एक बात सही वैज्ञानिक है, आपको प्रधानमंत्री की अभी तो कोई वैकेंसी है नहीं, इधर आप जा रहे समझो, और प्रधानमंत्री से टक्कर लेना कोई इतना आसान काम है क्या? इतना काम उन लोगों ने कर दिया है पिछले 7 साल में, उसके आगे कौन खड़ा होगा? महंगाई, जनता आज भी टस से मस नहीं हो रही। अभी हाल के चुनाव हुए, आसाम में उन्होंने रिटेन की कि नहीं की? पांडिचेरी में सरकार बनाई कि नहीं बनाई? और वेस्ट बंगाल में 3 से 70 पहुंच गए। बताइए कहां दिक्कत है उनको? उनका विश्वास वैसा ही है। अब आइए योगी जी पे आइए, देखिए एक सेकेंड, अब आइए योगी जी पे देखिए। शीर्ष नेताओं से मिलना कोई अपराध हो गया या उसमें किस तरह के कयास क्यों लगाए जा रहे हैं? हम लोग भी मिलते हैं, हम लोग भी जाते हैं, अपने शीर्ष नेताओं से मिलते हैं, पॉलिटिकल डिस्कशन होती है। घंटा भर अगर मीटिंग चल गई, यूपी में चुनाव आने हैं तो कैसे समाजवादी को धराशायी करना है, कांग्रेस कहां खड़ी है उसको कैसे डील करना है, पंचायत में कितना रिजल्ट आना चाहिए तो उतना नहीं आया, आगे कैसे, ये सब राजनीतिक चर्चा राजनीतिक व्यक्ति करता है। लेकिन एक बात तय है, कांग्रेस कहीं खड़ी, समाजवादी जो चाह रही थी कि योगी जी और इनकी लड़ाई हो जाए तो हमको फायदा मिल जाए, वो भी 0 हो गए। तो कैसे चलेगा? समाजवादी एक बात हम तो जनता के साथ, अरे समाजवादी सबसे ज्यादा पूछ के आ रही है। देखिए ये भी बात तय है कि कोरोना काल के सेकंड वेव में जिस मुस्तैदी से योगी जी ने जमीन पे काम किया, कोई अनुराग एक सेकंड में आ रहा हूँ, अनुराग आ रहा हूँ, इसके बाद आ रहा हूँ। कोई पार्टी नहीं दिखी, ना प्रियंका गांधी दिखी, ना अखिलेश यादव दिखे। क्या ये दिखे वहां पे? सिर्फ योगी जी जिले निकल गए और सब जिलों में जाके घूमे, सब जिलों में जाके, और जब चीफ मिनिस्टर जाएगा तो सारी मशीनरी गियर अप हो जाती है। ये भी रिकॉर्ड की बात है। जवाब दे दूं? इतने अच्छा, ओके, वाजपेयी जी कह रहे हैं, वाजपेयी जी तो ये जो मीटिंग है फिर ये क्यों हो रही है? क्योंकि चर्चा तो ये है कि जो रिपोर्ट कार्ड लखनऊ से गया है उसके बाद योगी जी गए हैं मिलने के लिए।
मतलब असेसमेंट हो रहा है? बिल्कुल बुलाया गया है। अरे भाई बिल्कुल बुलाया गया है कि भाई यूपी के चुनाव में क्या करना है, कोरोना काल में कैसे मदद हुई, अभी और क्या मदद चाहिए आपको, और कैसे जनता के वो की जा सकती है, प्रवासी मजदूर में कितना पहुंचा, अच्छा, कितना ठीक है, नहीं ओके, होगा, ओके। किसानों की, ये सब तो चर्चा के विषय ओके, है ना। ऑल राइट, इसमें ओके, कयास लगाना बेकार। ओके, मैं समझ गया, जाहिर है। लेकिन ये 1.5 घंटे तक जब मीटिंग चले गृह मंत्री के साथ और 80 मिनट के करीब चले प्रधानमंत्री के साथ, आरपी सिंह जी क्या निकला ये, और ये मीटिंग क्यों हुई? पहले गृह मंत्री से, फिर बीजेपी अध्यक्ष से, और उसके बाद प्रधानमंत्री से 1.5 घंटे। मानक, मैं उस विषय का उत्तर आपका देता हूं, परंतु एक चीज आपने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी की सुनी क्या? आपने, एक पत्रकार ने पूछा कि ये आइडियोलॉजी बदली है तो उन्होंने, और क्या कौन सी आइडियोलॉजी है, टीएमसी की आइडियोलॉजी क्या है? तो क्या कहा, आप बीजेपी का मीडिया है, आप चुप हो जाइए, डांट दिया ना। तो मानक, आप इस बात से मत एंठिए जाए, इस बात से मत निश्चिंत रहिए कि सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही तो कल प्रेस वालों के साथ ठीक ठाक होगा। सब कोई एक ही लाइन पे हैं, वो भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, भाजपा के नेता भी हैं, भाजपा की महिला कार्यकर्ता भी है जिनके साथ रेप हो रहा है। और मैं आपको अभी सूची मैंने मंगवाई, मैं सूची भी आपको भेज रहा हूँ। 37 कार्यकर्ताओं के नाम पता है मोबाइल फोन के साथ जिनकी हत्या हुई, और वो गांव के नाम भी भेज रहा है, गांव के गांव लिख रहा है। परंतु जो आज वहां पर मैंने टोका ने बीच में, अनुराग एक सेकंड, अनुराग टाइम है, अभी बहुत टाइम है, आ रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ आरपी सिंह जी बोलिए, और आइए योगी और प्रधानमंत्री की मीटिंग पे भी आइए। तो मैं आ रहा हूं, पर मानक, आप कृपा कर वो वीडियो जरूर चलाइएगा जिसमें पत्रकार को कह दिया गया, डांटकर, खबरदार तेरी हिम्मत कैसे हुई प्रश्न पूछने की, तुम बीजेपी के मीडिया हो। अरे यार, आप कल मानक गुप्ता प्रश्न पूछेंगे तो कहीं बीजेपी का मीडिया है, आप थोड़ा हमसे मुस्कुराकर बात करेंगे तो आप बीजेपी के मीडिया हो जाओगे, तो ठीक नहीं है। आपकी पार्टी वालों ने घर पे बैठा दिया तो भूल गए क्या? आप ही के पार्टी के नेता ने इसी चैनल पे एक वक्त पे ये चीज कह दिया था कि बैठ के मारूंगा। मैंने टोका नहीं मानक, तो प्रश्न पूछने की औकात क्या है? आरपी सिंह जी इसीलिए कह रहा हूँ, यूपी पे आइए। मानक गुप्ता, चलिए, ओके, शुभंकर एक सेकंड। हाँ आरपी सिंह जी यूपी पे आइए ना, बताइए तो सही, ये यूपी का मंथन दिल्ली में क्यों हो रहा है 2 दिन से? जरा नहीं, मैं वो मंथन पे भी आता हूं, परंतु वो सीएम है, पर राज्य की सीएम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुड़काती हैं पत्रकारों को, ये समझिए। कोई ऐरा गहरा नहीं है, वो कोई नेता नहीं है किसी पार्टी की, वो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, जहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेकर धमकाना नहीं होता, ये बात समझ लीजिएगा, ये स्पष्ट सुन लीजिए। हाँ, अब आए हम लोग यूपी के ऊपर बात करते हैं। हाँ यूपी पे आइए आरपी सिंह जी, हाँ बोलिए, बात करनी हो तो बोलिए। कैसे प्रवक्ता आप बीजेपी के हैं, आपसे सवाल कुछ पूछा जा रहा है, बोल कुछ रहे हो, तो आपसे पूछा जा रहा है योगी मोदी जी के बारे में बताइए, तो गाना गा रहे पश्चिम बंगाल का। बोल रहे हैं। आगे आरपी सिंह जी आइए, यूपी पे आइए। यूपी का मंथन दिल्ली में क्यों, क्या हो रहा है? मानक, आपने क्या एंकरशिप छोड़कर भदौरिया साहब को दे दी एंकरशिप? क्या नए एंकर हो गए हैं आपसे भदौरिया साहब? मैं आपसे करता हूँ, अरे मुझे नहीं पता था कि टोटी चोर मोदी जी के बारे में बताओ, टोटी चोर पार्टी के, अरे अनुराग आप जाल में फंस रहे हैं, अनुराग आप ट्रैप में फंस रहे हैं, रुक जाइए, आप ट्रैप में फंस रहे हैं अनुराग, रुक जाइए। आरपी सिंह जी बोलिए, यूपी का मंथन दिल्ली में क्यों, क्या हो रहा है? फंस गए हैं वो। हाँ। मुझे नहीं पता था कि टोटी चोर पार्टी के एंकर के प्रवक्ता भी एंकर हो सकते हैं सर। ना मुद्दे पे आइए आरपी सिंह जी, मुद्दे पे आइए, बात पता लगी मुद्दे पे आइए। और वो भ्रष्टाचार की बात भी करेंगे, टोटी चोर पार्टी के नेता भ्रष्टाचार की बात भी करेंगे। पार्टी कफन चुराते हो। अरे मुद्दे पे तो आ रहा हूँ मैं, मुद्दा ही तो बता रहा हूँ। मुद्दे पे आइए, यूपी का मंथन दिल्ली में क्यों? यही मुद्दा है कि हमने यही मुद्दा है मानव गुप्ता जी, यही मुद्दा है कि किस प्रकार से टोटी चोर पार्टी को हमने यूपी से बाहर रखना है, और यूपी को टोटी चोर पार्टी से कैसे बचा कर रखना है, यही मुद्दा है। अनुराग इसके बाद दे रहा हूं आपको मौका, 1 मिनट रुकिए ना, दे रहा हूं इसके बाद। हाँ। नहीं कफन चोर पार्टी को बताएं तो कफन चोरी करते हैं भैया लोग, जिनकी मौत हो जाती है ऊपर से कफन लेके भाग जाते हैं। ओके, दे रहा हूं, इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। आरपी सिंह जी बताइए ना, दिल्ली में मंथन क्यों हो रहा है? मानक गुप्ता जी, आपके यूपी के जो हेड है वहां पर, उनको दिल्ली बुलाया जाता है, बातचीत की जाती है, रूटीन है। अरे भाई, चुनाव सिर पर है, उसकी तैयारी करनी है, इसमें कोई शक नहीं है। कैसे टोटी चोरों को यूपी से बचा कर रखना है, उसकी चिंता करी जा रही है, इसमें क्या शक है?
ओके ये तो रूटीन है, इसमें आप उसमें अन्यथा के ले रहे हो कि 1 घंटा 80 मिनट। अरे भाई, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री, हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं बात करूं पहले 1 मिनट, हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री जिसकी पॉपुलेशन पूरे यूरोप के बराबर है, वो अगर आकर चर्चा करेंगे 1 घंटा 80 मिनट, 2 घंटे 4 घंटे करें। कैसे प्रदेश में और सुविधाएं चाहिए, क्या क्या कमी है, क्या दिक्कत है, क्या ठीक करना है और बेहतर कैसे सुविधाएं करनी है, कैसे गांव-गांव तक मैंने लोग भेजे हैं, कैसे गांव-गांव तक मैंने चिंता करी है, उसका ब्यौरा लेकर उसमें और क्या जुड़ सकता है, इसकी चर्चा चिंता नहीं होगी। और ये भी चर्चा चिंता होगी कैसे टोटी चोरों को बाहर रखना है। जब सहयोगी भी इन बैठकों में आने लगे हैं तो इसका मतलब ये बैठक सिर्फ जनता के काम के लिए नहीं थी आरपी सिंह जी, राजनीतिक बैठक भी थी। नहीं, मैंने कहा राजनीतिक भी है, मैं तो कह रहा हूँ राजनीतिक भी है ना, मैं तो कह रहा हूँ चुनाव की तैयारी है, हम तो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उससे भाग रहा हूँ कि चुनाव की तैयारी नहीं है, चुनाव की तैयारी भी करनी है। मैं तो कह रहा हूँ, उससे छुपा थोड़ा रहा हूँ, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ कि टूटी चोरों को, जो सरकारी टूटियां चोरी करते हैं, अनुराग भदौरिया को लाइए, चिंता करनी कि उनको कैसे वापस। बोलिए अनुराग। इनसे पूछे, कफन चोर पार्टी से पूछिए, जो लाशों के ऊपर से कफन चोरी करके भागते हैं, जाते का कफन चोरी बेचते का, ये तो बताओ ना। हम लोग जितना लाशों का खेल आपने किया, उतना तो लाशों का खेल कभी किसी ने किया ही नहीं। आपके नेता तो भाजपा का इंजेक्शन लगाने से मना करते थे, आज भाजपा का दर्शक सुन नहीं पाएगा। आप किसी सिर्फ अनुराग भदौरिया भाजपा का इंजेक्शन लगवाने के बाद आप इतनी तेजी से बोलते हो तो कफन चोरी करते हो, शर्म आनी चाहिए। और कफन चोरों को तो कम से कम आत्मग्लानि होनी चाहिए कि भाई मौतों के ऊपर में राजनीति कर रहे हो, मौतों के आंकड़े छिपाते हो आप, हमारे आपके लोगों की मौतें हो गई और आप आंकड़ों से कलबाजी करते हो और उसके ऊपर कफन चोरी करके भाग जाते हो। तो क्या बात की डिस्कस कर रहे हैं आप? आपने क्यों उससे बड़ा कोई हत्यारा हो सकता है जिससे ये कह रहे हैं? एक मिनट बंद करिए, 1 मिनट आवाज बंद करिए, 1 सेकंड। दर्शक इंतजार कर रहा है अनुराग भदौरिया, मेरा दर्शक सुनना चाहता है आज के मुद्दे पर। अनुराग ये बोलिए, योगी मोदी की मीटिंग, योगी अमित शाह की मीटिंग 1.5 घंटे चल रही हैं, जेपी नड्डा खुश हैं, प्रदेश के जो प्रभारी हैं वो जाके तारीफ कर गए योगी जी की। तो जैसे वाजपेयी जी ने कहा, आप चाहते थे कि यूपी में कुछ गड़बड़ हो, लेकिन नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जो सहयोगी हैं उनको भी मनाया जा रहा है, उनकी तैयारी शुरू हो गई चुनाव की, ऐसा लग रहा है। वही मैं आपसे बताना चाह रहा था कि यहाँ पे लोगों का अभी भी गांव में मौतें हो रही हैं। इन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री जी बड़े घूमे, मुख्यमंत्री को जब लगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है तो लेके हेलीकॉप्टर निकल पड़े उलट खटोला, और कई डिस्ट्रिक्टों में हुआ है, लेकिन उसका मतलब क्या हुआ? हवाई दौड़ा, हवाई बातें, हवा में समस्या फिर सारी हवाई होगी बातें, लेकिन लोग तो वहीं के वहीं रह गए ना। फिर इनका दौड़ चला, दिल्ली से इनके पर्यवेक्षक आए, फिर आपस में मीटिंगें हुई कि हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर नॉर्मल मीटिंग थी और आपकी बातें हो रही थी तो क्या 1.5 2 घंटे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से बातें हो रही थी? फिर एयरलाइंस को भी आप बुला रहे हो, उनको मनाने में लगे हो, जिनको आप अपने कैबिनेट में शामिल नहीं कर रहे थे योगी जी ने, जिनको अपने कैबिनेट से निकाल दिया, जिनको वहां पे अपने कैबिनेट में जगह नहीं दी, उनको बुला के मीटिंग उनके साथ बैठा के मीटिंग करा रहे हो, तो पैचअप करवाना चाह रहे हो ना आप। तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, आपकी लड़ाई में जनता का क्या कसूर था? उत्तर प्रदेश की जनता जो कोरोना से जूझती रही, जो उत्तर प्रदेश की जनता कोरोना से मौतें होती रही, आप आपस में लड़ाई करेंगे, आप बंदरबाट करेंगे, किसको क्या पद मिलेगा नहीं मिलेगा? उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा एक सेकंड, सुरेंद्र राजपूत कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए सुरेंद्र जी जल्दी से, टाइम भी खत्म हो रहा है मेरे पास। जी हाँ, हमारे टाइम पे तो टाइम खत्म ही हो जाएगा मानक भाई, हम जानते हैं। अरे दिक्कत नहीं, क्या बात, शुरुआती मैंने आपसे की थी, क्या बात इनको राजपूत जी को। ठीक, अब मैं आपको 3-4 चीजें कहता हूं, मेरी बात को समझिए। नहीं, कम से कम कफन चोरी तो नहीं करो भाई, कफन चोरी मत करो। बड़ी बात, प्रदेश की राजनीति नहीं होनी चाहिए, देश की जनता कफन चोरी की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे मत करिए, मेरे दर्शक का टाइम बर्बाद मत करिए प्लीज। सुरेंद्र राजपूत, चोरी की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज की डेट में कुशासन नहीं सुशासन चाहती है। मुख्यमंत्री आप किसी को रखें, मुख्यमंत्री आप आरपी सिंह जी को बना दे, कौन रोक रहा है? अच्छी बात है, लेकिन वो काम करें आकर के। जो गांव-गांव में लाशें बही हैं, जो गंगा के किनारे लाशें गड़ी हैं, उनकी कम से कम प्रेत योनि से मुक्ति तो करा दे, अंतिम संस्कार तो करा दे। जो मजदूर घर बैठे हुए उनकी जेब में कुछ रुपए तो डलवा दें। आप जो बेरोजगार लकड़ी वाले हो गए, रेहड़ी वाले हो गए, छोटे दुकानदार हो गए, जिनके ऊपर ईएमआई का कर्ज आ गया, उनकी ईएमआई से तो राहत दिलाते, बिजली के कर्ज से तो राहत दिलाते, बिजली के बिल से, छोटे बच्चों की फीस से तो राहत दिलाते। लेकिन ये कर क्या रहे हैं? दिल्ली में बैठ करके कौन होगा मुख्यमंत्री ये खेल रहे हैं, कौन होगा मंत्री ये खेल रहे हैं, अरविंद शर्मा बनेगा या योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे ये खेल रहे हैं।
योगी आदित्यनाथ जी पहले देश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने खम ठोक के कहा कि 2022 का इलेक्शन मेरी सदारत में होगा। ये सीधी चुनौती जो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को दी, इसका जवाब देने के लिए वो दिल्ली में बुलाए गए। ओके, बहुत बढ़िया। मुझे आरपी सिंह जी को मौका देना पड़ेगा, आपने गंभीर आरोप लगाया। आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। मुझे सीधी बात कहनी है, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। वो एक रूटीन मीटिंग है, आपके भी लखनऊ के आपके जो एडिटर उनको बुलाया जाता है यहाँ पर, ऐसे ही वैसी मीटिंग है। और दूसरी बात ये कैप्टन अमरिंदर सिंह और जरा नवजोत सिंह सिद्धू, जरा प्रताप बाजवा वगैरह में थोड़ी चर्चा कर लेनी चाहिए और जरा बताना चाहिए सचिन पायलट और अशोक गहलोत का हाल कैसा है। हमारे यहाँ इस प्रकार की मुसीबत नहीं है जैसे आपके यहाँ जो हालत है दिखती है, साफ दिखती है। यहाँ एक प्रदेश को और कैसे अच्छा किया जाए, योगी जी एक एक गाँव खुद जा रहे हैं, एक एक जिले में खुद जा रहे हैं, चिंता कर रहे हैं और उसी के अंदर आगे कैसे और अच्छा काम हो उसकी चिंता के लिए वो यहाँ आए थे। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। मैं एक छोटा सा कमेंट शुभंकर आपको देना चाहता हूं क्योंकि आज आपका दिन भी है। आपने एक बहुत बड़ा हाथ चला है आज। आपने बीजेपी के मुकुल रॉय वापस अपनी पार्टी में आप ले आए और आपने अपनी बात खत्म करते हुए कहा था कि आप यूपी में भी उतरने वाले हैं। तो यूपी में जब दीदी को उतारेंगे तो अकेले उतारेंगे या किसी के साथ गठबंधन करेंगे? जैसे मायावती हैं, अखिलेश हैं, और भी कुछ पार्टियां हैं। शुभंकर, देखिए मायावती जी को क्योंकि उनका तो ऑलरेडी संपर्क कहीं से बहुत अच्छे से सधा हुआ है और वो समझ में आ भी रहा है। और बाकी के जो गठबंधन है वो नेचुरली दीदी बहुत अच्छा समझ रही है। यहाँ पे क्या क्या समीकरण उस समय कैसे बैठेंगे नहीं बैठेंगे वो तो बिल्कुल देखा जाएगा। तो ये माना जी इस समय कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि टीएमसी यूपी में उतर आई है और आपको चुनाव में ये दिखाई देगी। ओके, उतरेगी। ऐसा ना हो कि विरोधियों, बीजेपी के विरोधियों का ही खेल आप बिगाड़ दें, विपक्ष का ही खेल बिगाड़ दें, क्योंकि पहले ही वहां पर मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट होने वाला है। बहुत शुक्रिया, लेकिन आज फिर भी राष्ट्र की बात में आने के लिए शुभंकर भट्टाचार्य, ए.के. वाजपेयी, अनुराग भदौरिया, सुरेंद्र राजपूत और आरपी सिंह। छोटा सा नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।